चेक डिसऑनर के केस में डेट बिटवीन द कंप्लेनेंट एंड एक्यूज पर्सन वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये कोर क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी चेक डिसऑनर मैटर में आएगा ही आएगा। और अगर हम बात करें कि इसका बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, कंप्लेनेंट के ऊपर है या एक्यूज पर्सन के ऊपर है, इस क्वेश्चन का आंसर भी लर्नड ट्रायल कोर्ट को देना ही पड़ेगा अपनी जजमेंट के अंदर। आज हम इस वीडियो में इस मैटर को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें फाइनली बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक्यूज्ड को विक्ट्री मिलती है आफ्टर गोइंग थ्रू द वेरियस डिफरेंट फेसेस। ट्रायल कोर्ट में उनको एक्यूज पर्सन को एक्विटल मिला, लेकिन हाई कोर्ट ने कन्विक्शन का ऑर्डर दे दिया, वेयर एज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगेन रिवर्सल किया इस ऑर्डर को, कन्विक्शन के ऑर्डर को, और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को रिस्टोर करते हुए एक्यूज पर्सन्स को दोबारा से एक्विटल दे दिया। हम जिस जजमेंट की बात कर रहे हैं वो जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इन द मैटर ऑफ एन विजय कुमार वर्सेस विश्वनाथ राव। ये जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल 2025 को दिया था। इस जजमेंट को हम डिटेल में समझने वाले हैं बिकॉज तीन कोर्ट्स ने डिफरेंट व्यूज दिए। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर, वो बाइंडिंग रहेगा सबके ऊपर। तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे बिकॉज एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस जो है वो प्राइमरीली आर रिवॉल्विंग अराउंड द फैक्ट्स ऑफ द केस। हम ट्रायल कोर्ट एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक कंपैरेटिवली एनालिसिस भी करेंगे कि ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग्स कहाँ पे किस एस्पेक्ट में एक्यूज के फेवर में गया और ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग्स को किस तरह से रिवर्सल में चेंज हुआ बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास, और फिर कैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में वंस अगेन रिस्टोर कर दिया ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को, और एक्विटल से कन्विक्शन से एक्विटल की जर्नी एक्यूज पर्सन की वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ इन द चेक डिसऑनर्ड मैटर्स में क्या जुरिस्प्रूडेंस बन रहा है उसके पर्सपेक्टिव में हम बात करेंगे। एंड मोर इम्पोर्टेंटली इस केस में प्रैक्टिकल लर्निंग्स क्या आने वाली हैं एक्यूज पर्सन्स के लिए एज वेल एज कंप्लेनेंट के लिए, कौन सी बातों का ध्यान में रखना चाहिए उनको, सो दैट ट्रायल में दे आर एबल टू प्रूव दियर केस, चाहे आप कंप्लेनेंट की साइड से हो या चाहे आप एक्यूज पर्सन्स की पर्सपेक्टिव से हो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हम रिसेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को समझना हो चेक डिसऑनर के मैटर्स के रिगार्डिंग में, तो हमने उस प्लेलिस्ट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप उस लिंक को एक्सेस करके रिसेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को देख सकते हो, समझ सकते हो। एंड अगर आपको फ्यूचर में हमसे डायरेक्ट नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम लेट्स गो डीपर इनटू द केस। तो ब्रीफ टाइमलाइंस को स्टार्ट हम करते हैं ईयर 2003 से। ये जो टाइमलाइन हमने प्लेस करी है इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंप्लेनेंट वर्जन एंड द एक्यूज वर्जन, जो फैक्ट्स प्लेस दोनों पार्टीज ने करे इस मैटर में उनको हमने एक टाइमलाइन जनरेट करने की कोशिश करी है। लेकिन जो जर्नी है इस मैटर को फाइल होने से पहले की कि लोन कैसे एस्टैब्लिश हुआ, तो वो 2003 की बात करी जा रही है। ये वर्जन जो था एक्यूज पर्सन का वर्जन था कि भाई 2003 के अंदर एक्यूज पर्सन ने कंप्लेनेंट को अप्रोच किया था फॉर द लोन, जो अमाउंट थी 3.5 लाख रुपए के लिए, फॉर मूवी प्रोडक्शन के लिए, मूवी में जो भी इनको सपोर्ट चाहिए था। तो उसके बदले में लोन लेते समय एक्यूज पर्सन ने 2 सिक्योरिटी चेक्स जो थे कंप्लेनेंट को प्रोवाइड करे थे। फर्दर लगभग 2008 के अंदर एक एमओयू साइन हुआ दोनों पार्टीज के बीच में, कंप्लेनेंट एंड एक्यूज पर्सन के बीच में, जिसमें ये हुआ
कि ओके जो 3.5 लाख का जो लोन था अब हम उसको पूरी तरह से सेटल कर रहे हैं विद दी 5.5 लाख के अमाउंट का, उसमें इंटरेस्ट भी अब इंक्लूड है। और एक्यूज पर्सन ने एमओयू साइन करते समय ऑब्वियसली कंप्लेनेंट को बोला कि भाई जो हमारे सिक्योरिटी चेक्स हैं अब आप उनको वापस कर दे हमें। लेकिन जब सिक्योरिटी चेक्स वापस नहीं मिले तो एक्यूज पर्सन ने 24 जुलाई 2008 को एक पुलिस कंप्लेंट भी फाइल कर दी और उसमें ये एलिगेशन लगा दिया कि भाई मेरे ब्लैंक चेक्स जो हैं रिसीव नहीं हो रहे, रिटर्न नहीं हो रहे। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट बिकॉज अभी चेक्स जो हैं प्रेजेंट नहीं हुए, डिसोनर नहीं हुए, लेकिन एक्यूज पर्सन ने उससे पहले ही पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी, उसके पास कॉपी थी। अब उसके बाद अगर हम कंप्लेनेंट के वर्जन की बात करें तो कंप्लेनेंट का वर्जन ये था कि साहब मेरे इसको 20 लाख रुपए ऑलरेडी दिए थे थ्रू दी वेरियस हैंड लोन के पर्सपेक्टिव से, मेरे कैश में अमाउंट ही ट्रांसफ़र हुआ और मेरे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी थी और उस पे मैं मेंटेन करता था। लेकिन वो 20 लाख रुपए मैंने इसको दिए और जब नहीं मिले तो मैंने 20 लाख रुपए जो है उसका चेक जो था प्रेजेंट किया। वो चेक डिसऑनर्ड होता है, डिसऑनर्ड के बाद लीगल नोटिस गया, लीगल नोटिस के बाद तो एक्यूज पर्सन ने रिप्लाई भी भेजा कंप्लेनेंट को कि साहब हमारा आपके साथ कोई लाइबिलिटी नहीं है और इनफैक्ट आपने हमारे जो सिक्योरिटी चेक्स हमने जो दिए थे उनमें से एक सिक्योरिटी चेक को आपने मिसयूज कर दिया है। अब ओवरऑल अगर हम पर्सपेक्टिव में बात करें कि जब ये मैटर ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट के पास पहुंचा तो ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट की जो फाइंडिंग्स जो थी, ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने डिफेंस के जो एविडेंस आए DW1, 2 एंड 3 आए और वो जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU था जिसमें ये आया कि ओके अब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 5.5 लाख रुपए में हो गया है हमारा, वो भी गो थ्रू किया। उसके बेसिस के ऊपर ऑन लर्नेड ट्रायल कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये था कि एक्यूज पर्सन हैज सक्सेसफुली रिबटेड द प्रिजम्पशन। एंड जब एक्यूज सक्सेसफुली रिबट कर लेता है प्रिजम्पशन को तो और बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट ऑन द कंप्लेनेंट साइड के ऊपर। तो लर्नेड ट्रायल कोर्ट ने बोला कि भाई जब बर्डन शिफ्ट हो गया कंप्लेनेंट के ऊपर देन द कंप्लेनेंट एक्चुअली फेल्ड टू एस्टैब्लिश द डेट आफ्टर द रिबटल ऑफ प्रिजम्पशन। सो इस बेसिस के ऊपर एक्यूज्ड पर्सन को जो ट्रायल कोर्ट से एक्विटल मिला। जब ये ऑर्डर चैलेंज किया गया बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट तो जो भी एविडेंस थे जो हमने बात करी DW1 से लेके DW3 तक के जो एविडेंस था उसको रीअसेस किया गया। D2 जो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था उसको भी री इवेल्युएट किया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने and honorable high court came to a conclusion that there are material contradictions in the defense witnesses regarding the repayment और इस कारण से जो accused है he has failed to successfully rebut the statutory presumption। since जो presumption है वो successfully rebut ही नहीं हो पाया by the accused person तो then there is no need for shifting the burden of proof ऑन द कंप्लेनेंट्स शोल्डर। इस कारण से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो एक्विटल का ऑर्डर था ट्रायल कोर्ट का उसको रिवर्स किया एंड कन्विक्शन का ऑर्डर दिया और बोला कि एक्यूज पर्सन हैज़ टू पे ₹22 lakhs एंड अगर वो पे नहीं करेंगे तो उन्हें 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। सो एक्यूज पर्सन का वर्जन था कि 3.5 लाख रुपए का लोन हमने लिया था और उस लोन को लेते समय हमने 2 सिक्योरिटी चेक्स दिए थे। उस सिक्योरिटी चेक में से एक सिक्योरिटी चेक का मिसयूज हुआ, कंप्लेनेंट ने 20 लाख रुपए लिख के उसको प्रेजेंट किया और वो डिसऑनर्ड हो गया, जबकि हम दोनों के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था जिसमें जो 3.5 लाख का जो लोन था उसके सिर्फ 5.5 लाख रुपए ही मैंने इनको देने थे और वो मैं दे चुका हूँ जब मैंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। वेयर एज कंप्लेनेंट का वर्जन था कि भाई मेरे 20 लाख रुपए का लोन मैंने इसको दिया था, वेरियस प्रूफ्स हैं मेरे पास
और जब ये लोन जो अमाउंट थी इसको डिस्चार्ज करने के लिए, इस लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए इसने चेक इशू किया, वो चेक जो है मैंने जब प्रेजेंट किया तो वो डिसऑनर्ड हो गया। तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जो क्वेश्चन ये था कि किसका वर्जन सही है, राइट? एक्यूज पर्सन का वर्जन सही है या कंप्लेनेंट का वर्जन सही है? सो दैट्स व्हाई दिस केस एक्चुअली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आप मेरली वेग स्टेटमेंट्स के थ्रू अपना मैटर कोर्ट में जीत नहीं पाएंगे। यू हैव टू ब्रिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर ईच एंड एवरी एवरमेंट, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट जो आप कोर्ट में प्रोवाइड करते हैं, सो दैट आप जो अपना डिफेंस है या फिर आप जो अपना फैक्ट्स हैं, अगर कंप्लेनेंट की साइड से हो तो वो आप डुली प्रूव कर पाओ विद द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड। अगर वो एविडेंस नहीं है तो आपके फेवर में मैटर नहीं आएगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड the perspective of the Honorable Supreme Court on the facts of this case. So Honorable Supreme Court का analysis क्या था? That core issue यही था कि has the accused person successfully rebut the presumption? उसके लिए जो accused person ने evidence प्रोवाइड किया है, उसकी एविडेंशरी वैल्यू जो है वो किस बेसिस पे आएगी? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट said held that achieving the rebuttal through the preponderance of probabilities in the check dishonored matter. Has the accused successfully done it? This is the question which honorable supreme court has given in the judgment. So the honorable court has relied obviously on the these two presumptions जो कि एक्ट के अंदर है 118A and 139। और इन presumptions, जब तक ये presumptions हैं, जब तक ये presumptions acting in favor of the complainant, तो मैटर समझ लो आप कि एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट ही जाने वाला है। लेकिन जैसे ही जो एक्यूज पर्सन है इन प्रिजम्पशंस को सक्सेसफुली रिबट करता है विद द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से, देन जो बर्डन है वो शिफ्ट होगा वापस टू द कंप्लेनेंट, और फिर कंप्लेनेंट कैन नॉट रिलाई अपॉन दीज प्रिजम्पशंस। The complainant also has to come forward and establish his version of facts through the appropriate evidence. अगर वो evidence record पे नहीं है, the complainant will be bound to fail in his case. So honorable supreme court held that accused is not required to prove his defense beyond the reasonable doubt. टिपिकली जैसे हम एक क्रिमिनल मैटर में देखें तो क्रिमिनल मैटर्स में प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट, राइट? बट यहाँ पे एक्यूज पर्सन को ओनली एंड ओनली ही हैज टू establish his defense using the principle of preponderance of probabilities. Okay, the standard of proof is preponderance of probabilities, and if the डिफेंस इज रीजनेबली प्रोबेबल, अगर डिफेंस पे यकीन किया जा सकता है, द बर्डन शिफ्ट्स बैक टू द कंप्लेनेंट, and the court held that the accused versions was sufficiently probable to create doubt. Okay, so that's the final analysis. My suggestion for you guys is that if you go through this judgment, is judgment may how the honorable supreme court has taken a note of the cross examination, how the honorable high court has taken note of the cross examination of the witnesses of the defense as well as of the complainant. This will help you to understand that merely vague statements से काम नहीं होने वाला. Okay, and the second principle which the honorable supreme court once again reaffirmed in this judgment also, that how the reversing of the burden of proof will happen. The honorable supreme court explained the mechanism. Once the accused establishes a probable defense, the presumption of law stands rebutted.
After this rebuttal, the burden shifts back to the complainant to prove the debt. इस कारण से many times if you have seen कि जो complainants कोई भी documentary evidence नहीं लगाते and accused person during the trial अपने विटनेस के साथ वेरियस डॉक्यूमेंट्स के साथ एक रीजनेबल डाउट क्रिएट कर सकते हैं जब एक्यूज पर्सन, तो देन अगर कंप्लेंट में कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है फॉर द लोन्स के लिए, देन कंप्लेनेंट इज बाउंड टू फेल. इसलिए यू माइट हैव सीन दैट अक्यूज पर्सन के जनरली आर्गुमेंट्स ये आते हैं कि भाई इन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही फाइल नहीं किया कि इनके बीच में और मेरे बीच में एक डेट है, इन्होंने कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइल नहीं करे. वेयर एज ऑन द कंप्लेनेंट साइड जो सिर्फ प्रिजम्पशन के बेसिस के ऊपर ओनली 4-5 डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, आपने डिसऑनर्ड मेमो डाल दिया, आपने उसके बाद जो डिमांड नोटिस भेजा था वो डाल दिया, अगर रिप्लाई आया तो आपने वो रिप्लाई फाइल कर दिया एंड यू सिंपली फाइल दी योर एनआई कंप्लेंट. दिस प्रैक्टिस वॉन्ट हेल्प यू. अगर कल को ड्यूरिंग द ट्रायल एक्यूज पर्सन कम्स आउट विद ए वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंस, तो आपका जो रिबटल का अपॉर्चुनिटी, यू वोंट गेट एनी अपॉर्चुनिटी टू लीड एडिशनल एविडेंस ड्यूरिंग द ट्रायल. तो ये आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बिफोर हैंड आपको सबमिट करने पड़ेंगे बिफोर आपके एविडेंस कंक्लूड होने से पहले. So that's how the Honorable Supreme Court establishes the mechanism. And अब अगर देखें एविडेंशरी एनालिसिस की बात करें इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, द कंप्लेनेंट्स फेलियर टू प्रूव द डेट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट. इस जजमेंट के अंदर द कंप्लेनेंट फुली failed to establish the debt once the burden shifted back to the complainant. And Honorable Supreme Court found that the complainant failed to discharge his burden. And obviously then since there were no income tax records, no official documents evidencing the alleged loan, जो 20 lakhs का स्टोरी जो था, राइट, ये स्टोरी जो था, कंप्लेनेंट फेल्ड टू प्रूव कि भाई ऐसा कभी मैंने लोन एक्यूज पर्सन को दिया ही था, क्योंकि उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो बोल रहा था वो ऑन रिकॉर्ड नहीं थे. उसने then Honorable Supreme Court also went into the cross examination questions which were asked by the accused person. उससे ही पता लगा कि भाई there is a some issue with the complainant version. So having said that, finally Honorable Supreme Court ने हाई कोर्ट की जजमेंट को सेटिसाइड किया एंड रिस्टोर्ड द ट्रायल कोर्ट्स इक्विटर. एंड अराउंड इस मैटर में जब ये मैटर एक्यूज पर्सन ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन ए डायरेक्शन टू डिपॉजिट अराउंड 11 लाख रुपीस एंड स्टेट द इम्प्यून्ड जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट. तो वो पैसा भी एक्यूज पर्सन को वापस मिला, राइट, एंड फाइनली द ट्रायल कोर्ट जजमेंट वाज रिस्टोर्ड. तो अगर हम लर्निंग के पर्सपेक्टिव में बात करें फ्रॉम द कंप्लेनेंट पर्सपेक्टिव, वंस अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन आई एम शेयरिंग दैट डू इंक्लूड the documents in your complaint, like which can establish the yes, you have forwarded the loan to the accused person. Try to have the transactions primarily in the form of digital transactions, in the form of documentary evidence must be there. कि अगर आपने बैंक टू बैंक ट्रांसैक्शंस करी हैं, then these transactions definitely help you to establish that yes, that you have advanced the money to the accused person. Okay, so cash transactions are literally difficult, okay, unless you have the supporting witnesses, you bring them on the with your evidence. Otherwise it will be a tough time for you to establish that there existed a debt
once the accused person has very categorically and very effectively rebutted the presumption. Okay. And obviously, if you have passed a big loans amount of 20 lakhs, in this case it's a matter of a big loan, so large loan amounts should be supported by the income tax documents. अगर आप एक फर्म हो और फर्म ने किसी ने कुछ लोन दे दिया, अपने एम्प्लॉय को लोन दे दिया या अपने वेंडर को लोन दे दिया, so then you ensure that your books of accounts somewhere down the line, or you in your income tax accounts somewhere down the line there shows that okay, this liability now towards the person, you need to recover this much amount of money from the accused person. And don't forget to examine the key witnesses. अगर आपने नहीं किए हैं और अभी आपका एविडेंस चलने वाला है, तो ensure that you bring up the key witnesses which can establish your debt, which can establish that yes, you indeed so and so date transferred the money to the accused person. एंड अगर हम accused person के perspective में अगर बात करें, many times what we have seen is that accused person comes out with a very vague claims. वो सीधा ही आके बोलेंगे कि साहब ये तो जो मेरा चेक था सिक्योरिटी चेक था, या इसने देखो इनकम टैक्स के कोई डॉक्यूमेंट्स लगाए नहीं तो हम तो केस जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला। इट मे क्रिएट्स एन इम्प्रेशन इन द माइंड ऑफ द लर्नड ट्रायल कोर्ट, बट before that you need to establish your case very strongly. For example, इस केस में if we have noticed that many times आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक सिक्योरिटी चेक वाले मैटर में नॉर्मली एक ये डिफेंस लिया जाता है कि मेरे चेक जो थे गुम हो गए, लेकिन अगर आपने कंप्लेंट ही डिसऑनर्ड होने के बाद फाइल करी है तो देन देयर इज ऑब्वियसली द बोनाफाइड इंटेंशन का क्वेश्चन आएगा कि भाई ये जो कंप्लेंट है आफ्टर थॉट कंप्लेंट है। ओके, बट अगर आपने कंप्लेंट पहले ही फाइल कर दी, खासकर इस केस में, दैट बिकम्स ए वेरी क्रिटिकल इवेंट. Even the court also noticed that, Honorable Supreme Court also noticed in this judgment that look, the accused person has filed the complaint with the police authority about non-returning of the checks prior to the presentation of these checks. Okay, obviously this was one of the factor, but that actually helped a lot to the accused person. Had it been the otherwise, then god knows, there is one more contradiction, or there is more, the probable defense would have weakened in the matter. So इस कारण से अगर आप एक्यूज पर्सन के को डिफेंड कर रहे हो एनआई मैटर में, या खुद ये फेस कर रहे हो, ट्रायल आपके अगेंस्ट अगर चल रहा है, तो इंश्योर you bring up appropriate evidence through which you will be able to successfully rebut the presumption. Rebuttal of presumption for the accused person is a critical thing in the NI matter. अगर वो पहले नहीं कर पाए आप, then there is no benefit of saying that since complainant has not filed an income tax return, so there does not exist any debt between the accused person and complainant. ये argument आपके फेवर में नहीं जाने वाला, because आपने presumption rebut नहीं कर पाए. लेकिन अगर प्रिजम्पशन रिबट कर दो कि देखो हमने तो पैसे इसको दे दिए थे, या हमने इसके जो पैसे थे इसी के लिए किसी दूसरे काम में लगाए थे, इसके ही पैसे, हमने कोई लोन नहीं लिया था, इसकी जगह पे हमने कोई इसकी ज़मीन खरीद के दे दी, तो आपको यू नीड टू ब्रिंग दोज डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड कि अगर आपने ज़मीन खरीद के दे दिया तो आपको वो उसके ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स आप ला के दो. तो अदर इससे के इन एडिशन टू दिस, अगर आप बोलोगे कि यस कंप्लेनेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, तो देन यस, फिर ये आपको सपोर्ट करेगा. लेकिन आप सीधा ये बोलोगे, वेगली एंड ब्लाइंडली एलिगेशंस लगा दोगे कंप्लेनेंट पे कि भाई इनकम टैक्स रिटर्न में इसने ये अमाउंट डिस्क्लोज नहीं करी, तो इस कारण से कभी लोन एग्जिस्ट किया ही नहीं, दैट विल नॉट go in your favor. Okay,
So I hope with this video you must have understand the importance of how to establish the burden of proof of the debt in a check bounce matter. And feel free to share this video with your friends or other stakeholders who are going through a check bounce trial. And in case if you have any questions for us on how to establish the burden of proof in the NI matter, you do send your queries to us to email at info@nyaytantra.com. And you can also put your questions in the comment box. We will try to answer your questions in a reasonable time. And thank you very much for going through this video. Jai Hind.